नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारी प्रारंभिक भारत का परिचय यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी, वो भी राम शरण शर्मा जी की बुक से। ओके दोस्तों, यूपीएससी आईएएस प्री की दृष्टि से राम शरण शर्मा जी की बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे एस्पिरेंट जो यूपीएससी आईएएस के हैं वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ने की सलाह देते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री रामशरण शर्मा जी की कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा 10वां अध्याय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, ये हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन नगरीकरण, यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में है। और काफ़ी अच्छा कंटेंट है दोस्तों ये, और ये कंटेंट काफ़ी लंबा भी है, इसलिए इसकी वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेंगी। अगर हम चाहते तो इसकी पूरी वीडियो आपको एक पार्ट में अवेलेबल करवा सकते थे, पर दोस्तों हम यहाँ पर यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर क्वेश्चनों का स्तर अच्छा होता है, डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई समझौता नहीं किया है। पूरी कंटेंट की वीडियो आपको 2 वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके दोस्तों, इसलिए हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर और सुदृढ़ बनाएं। उसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उन स्टूडेंटों को लिंक भेजें और उन लोगों को बताएं कि हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यूपीएससी आईएएस की तैयारी हिंदी माध्यम में करवा रहा है। ओके दोस्तों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोगों के टाइम को वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर किसने देखी थी? किसने देखी थी दोस्तों? सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर किसने देखी थी? दयाराम साहनी जी ने, राखलदास बनर्जी जी ने, या अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने हड़प्पा संस्कृति की मोहरें सबसे पहले देखी थी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हड़प्पा में हमें कांस्ययुगीन महान नगरीय संस्कृति के साक्ष्य यानी कि प्रूफ मिले थे। ओके दोस्तों, ये जो सभ्यता थी कांस्ययुगीन थी, क्योंकि कांसे का यहाँ पर ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। देखिए दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने समय था 1853। कौन सा समय था दोस्तों? 1853। 1853 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर दोस्तों वृषभ का मतलब है साण, जिसे कहते हैं साण, और कुल 6 अक्षर अंकित थे। कितने अक्षर अंकित थे दोस्तों? 6। तो दोस्तों उसके ऊपर साण अंकित था और 6 अक्षर अंकित थे। तो ये चीज़ तो हम कह नहीं सकते कि हड़प्पा संस्कृति के लोग लिपि से परिचित नहीं थे, यानी कि उन लोगों के पास लिखने की लिपि थी उस समय भी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति स्थल की खुदाई का कार्य कब एवं किसने प्रारंभ करवाया था? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई का कार्य कब एवं किसने प्रारंभ करवाया था? जॉन मार्शल जी ने 1921 में, दयाराम साहनी जी ने 1921 में, राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में, या एफ.ए. खान जी द्वारा? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति स्थल की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी जी ने किया था, सन 1921 में किया था। परंतु इसके साथ महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, समय था सन 1921 का। सन 1921 में जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व के निर्देशक थे। कौन थे? भारत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। तो दोस्तों इनकी अध्यक्षता में या इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह का सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा संस्कृति स्थल का खुदाई कार्य करवाया था। किसके निर्देशन में करवाया था? जॉन मार्शल जी के में, क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई भी उस समय हुई जिस, यानी कि टाइम दोनों का एक था। मोहनजोदड़ो और आपकी हड़प्पा सभ्यता स्थल जो आपका है, दोनों की खुदाई का समय भी एक माना जाता है। यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई भी उसी समय पर हुई और उसकी खुदाई की थी इतिहासकार राखलदास बनर्जी जी ने। किसने की थी दोस्तों? इतिहासकार राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में की थी। किसकी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब जो आपकी हड़प्पा संस्कृति स्थल था और मोहनजोदड़ो था, इन दोनों मृणपात्र और अन्य पुराअवशेष यानी कि प्राचीन अवशेष खोज निकाले थे आपके दयाराम साहनी जी ने भी और राखलदास बनर्जी जी ने भी।
जिससे विकसित सभ्यता के संकेत मिलना प्रारंभ हो गए थे कि इन दोनों स्थलों पर विकसित सभ्यता कोई रही थी प्राचीन समय में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में कहाँ हुआ था? भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में, भारतीय उपमहादेश के पूर्वोत्तर भाग में, भारतीय उपमहादेश के दक्षिणोत्तर भाग में, भारतीय उपमहादेश के उत्तरोत्तर भाग में। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का उदय हमारे भारतीय उपमहादेश में हुआ था और वो भी आपके पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? दोस्तों ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, हड़प्पा के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ओके दोस्तों, इसलिए हड़प्पा की जो सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर, यानी कि अगर हम एक मैप बनाएं जस्ट एज, तो इस तरफ पूर्व दिशा होती है, यहाँ पश्चिम होती है, ऊपर होता है दक्षिण और नीचे होता है, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो क्या कह रहा कि इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर, यानी कि ऊपर जम्मू कश्मीर पड़ता है, आप लोग जानते हैं, यहाँ से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक था, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ओके दोस्तों, जो कि यहाँ पर सही दिया गया है। मैंने एक संदर्भ में एक मैप भी लगाया आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, हड़प्पा का पूरा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। ओके दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हड़प्पा का जो पूरा क्षेत्र है त्रिभुज के आकार का है और इसका क्षेत्रफल 1,299,500 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल में थोड़ी गड़बड़ी है। जो क्षेत्रफल है 1,299,600 वर्ग किलोमीटर का है। कितने का दोस्तों? 1,299 और 600 वर्ग किलोमीटर का है। अब देखिए अगला पॉइंट, अब तक इस महादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लगाया जा चुका है दोस्तों। इनमें से आरंभिक अवस्था के कुछ अब मिले हैं, कुछ नगर, कुछ परिपक्व अवस्था के मिले। आरंभिक अवस्था का मतलब होता है दोस्तों जो सभ्यता प्रारंभ हुई थी, और परिपक्व अवस्था होते हैं दोस्तों जब वो डेवलप्ड होकर के नगरों में कन्वर्ट हो गई थी। ओके दोस्तों, और कुछ उत्तर अवस्था के मिले, यानी कि जब वो सभ्यता का उतार से ढलान की तरफ थी, यानी कि सभ्यता का धीरे धीरे एंड होने लगा था। ओके दोस्तों, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन आ सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला दूसरा कथन बिल्कुल सही है, और आकार के संदर्भ में त्रिभुजाकार है, ये भी सही है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आंकड़े दिए थे वो 500 की जगह 600 थे, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारा कथन दूसरा यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया आपको जो हड़प्पा सभ्यता की सीमा उत्तर में जम्मू कश्मीर तक है, मांडा जम्मू कश्मीर तक, नीचे महाराष्ट्र में दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में लगती है, पूर्वी सीमा आपकी आलमगीरपुर मेरठ तक लगती है, और पश्चिमी सीमा आपकी सुतवागैंड और बलूचिस्तान तक मानी जाती है। ओके दोस्तों, और इस पूरे का ही क्षेत्रफल जो है आपका 1,299,600 वर्ग किलोमीटर है। ओके दोस्तों, कितना दोस्तों? वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेल कीजिए। यानी देखिए पंजाब में आपको कौन सा सभ्यता स्थल मिला है? तो मैं आप लोग बता देता हूँ दोस्तों, जो हड़प्पा जो मिला है हमारा पंजाब में ही मिला है, अविभाजित भारत के पंजाब में। ओके दोस्तों, और सिंध की बात करें तो सिंध में मोहनजोदड़ो मिला है। कौन मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो। वर्तमान में तो दोस्तों ये दोनों आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। ओके दोस्तों, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 483 किलोमीटर की है। कितनी है दोस्तों? 483 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों शहर स्थित हैं। परंतु दोस्तों इन दोनों को एक नदी ने आपस में जोड़ा हुआ था। इस नदी का नाम था दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? सिंधु नदी। ओके दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पंजाब और सिंध की, तो अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं। वर्तमान की लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। वर्तमान में ये दोनों शहर आपके पाकिस्तान में स्थित है। अगर गुजरात की बात करें तो दोस्तों गुजरात में लोथल मिला है, लोथल, और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर धौलावीरा भी मिला है। कौन सा मिला दोस्तों? धौलावीरा भी आपका गुजरात में स्थित है। ओके दोस्तों, धौलावीरा। अब बात की जाए राजस्थान में कौन सा सभ्यता स्थल मिला है? तो राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा मिला है। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है काली चूड़ियाँ। तो वहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी, जिसके आधार पर इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया।
हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में दोस्तों जो सभ्यता स्थल मिला है उसका नाम है बनावली। क्या है दोस्तों? बनावली। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जो हरियाणा का जो बनावली है और जो कालीबंगा है, ये हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दो संस्कृतियों की अवस्थाएं दोनों सभ्यता स्थलों में देखने को मिलती है। दोबारा सुन लीजिए, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दो सांस्कृतिक अवस्थाएं आपकी हरियाणा के बनावली और राजस्थान के कालीबंगा में देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, अब देखिए एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया गया है चानूदड़ो, तो इसके संबंध में आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। चानूदड़ो यह दक्षिण में था और जो मोहनजोदड़ो से दोस्तों 130 किलोमीटर दूर स्थित था। ओके दोस्तों, ये दक्षिण भारत में था चानूदड़ो और आपका मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर स्थित था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन में आपका देखिए पहले का पांचवा, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित सभ्यता स्थलों में से किस जगह नगर दुर्ग के साक्ष्य मिले, यानी कि दुर्ग के साक्ष्य मिले नगर दुर्ग के? सुतवा गैंडोर एवं सुरकोटड़ा में, धोलावीरा में, राखीगढ़ी में, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों नगर दुर्ग के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमारे सुतवा गैंडोर और सुरकोटड़ा में मिले। कहाँ पर मिले दोस्तों? सुतवा गैंडोर और सुरकोटड़ा में हमें नगर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। देखिए दोस्तों, सुतवा गैंडोर और सुरकोटड़ा ये समुद्र तटीय नगर थे। कौन से नगर थे दोस्तों? समुद्र तटीय नगर थे। तो दोस्तों समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था देखी गई है। परिपक्व अवस्था दोस्तों यानी कि नगरी, यानी कि वो डेवलप्ड इस तरीके से हो चुके थे कि वो नगर माने गए। ओके दोस्तों, यानी कि उन्हें परिपक्व अवस्था दिखाई देती हैं। और दोस्तों इन दोनों की विशेषता है कि ये एक एक नगर दुर्ग का होना। क्या विशेषता है दोस्तों? ये दोनों के दोनों नगर दुर्ग थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात के कच्छ में आपका जो दूसरा स्थित है धौलावीरा। ओके दोस्तों, तो धौलावीरा में भी एक किला मिला है। ओके दोस्तों, क्या मिला? एक किला मिला है। और दोस्तों इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की 3 अवस्थाएं भी मिली हैं। कौन सी अवस्थाएं मिली? 3 अवस्थाएं मिली हैं। यानी कि दोस्तों हड़प्पा पूर्व भी मिली है, हड़प्पा कालीन भी मिली है और उत्तर हड़प्पा, तीनों अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद एक चीज़ बता देता हूँ, ये तीनों अवस्थाएं आपकी कहाँ पर मिलती हैं? तीनों अवस्थाएं जो आपकी मिलती हैं देखने के लिए, ये आपकी अवस्थाएं राखीगढ़ी में भी मिलती हैं। सेम जो तीनों अवस्थाएं सेम टू सेम राखीगढ़ी में भी देखने को मिलती हैं। और ये राखीगढ़ी जो है ना दोस्तों, घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है आपका राखीगढ़ी। ओके दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो लिख सकते हैं। घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है यह सभ्यता स्थल। और दोस्तों ये धौलावीरा से बड़ा स्थल है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के प्राप्ति स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित में से किस अवस्था में विभाजित नहीं किया गया? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे स्थल मिले, उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, प्रश्न पूछ रहा कौन सा एक ऐसा भाग है जिसमें उसे विभाजित नहीं किया गया। देखिए, हड़प्पा आरंभिक अवस्था या हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा परिपक्व अवस्था, हड़प्पा उत्तर हड़प्पा अवस्था या हड़प्पा आधुनिक अवस्था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चौथे में उसे विभाजित नहीं किया है, जबकि हड़प्पा की आरंभिक अवस्था या हड़प्पा या पूर्व अवस्था इसमें इसे विभाजित किया गया। पहला माना जाता है। दूसरा माना जाता है हड़प्पा परिपक्व अवस्था, यानी कि नगरों का डेवलप्ड हो गया। यहाँ क्या होता था, बसावट प्रारंभ हुई थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट ग्रोथ कर रहा था। यहाँ क्या था, डेवलप्ड हो चुका था। डेवलप्ड होने के बाद यहाँ वो अपने पतन की ओर जा रहे थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता स्थल की अवस्थाओं के आधार पर नगरों की सूची, प्रथम सूची और द्वितीय सूची सुमेल करते हुए कूट मिलान कीजिए। यानी कि हड़प्पा की आरंभिक अवस्था के नगर कौन से माने गए हैं? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा की आरंभिक अवस्था के नगर आपके जो माने गए हैं वो आपके कालीबंगा और बनावली को माना गया है। किसको माना गया दोस्तों? कालीबंगा और बनावली को। परंतु दोस्तों आरंभिक अवस्था के साथ साथ ये जो आपके कालीबंगा और बनावली हैं, ये इसकी कह सकते हैं कि परिपक्व अवस्था भी इनमें इनको देखने को मिली है। ओके दोस्तों, परिपक्व अवस्था भी इसमें देखने को मिलती है। यानी कि 2 चीज़ें यहाँ पर इन संस्कृति स्थलों में देखने को मिलते हैं। अब बात करें हड़प्पा परिपक्व अवस्था की, तो हड़प्पा परिपक्व अवस्था के जो शहर है आपके, वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चानूदड़ो है, लोथल है। ओके दोस्तों,
अब उत्तर हड़प्पा अवस्था के जो आपके स्थल हैं वो आपके रंगपुर और रोजदी हैं। कौन से दोस्तों? रंगपुर और रोजदी। देखिए दोस्तों, उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई गई है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी सभ्यता स्थलों पर पाई गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही बैठेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता स्थल की नगर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर विचार करने के लिए कह रहा है? नगर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली है। प्रत्येक नगर के दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर शासक वर्ग भी रहता था और दुर्ग के बाहर आम जनता रहती थी, और आम जनता के मकान भी थे दोस्तों, वो भी ईंटों के बने हुए थे। और यहाँ पर जो ईंटें मिली, पक्की ईंट मिली हैं दोस्तों, कच्ची ईंटें नहीं हुआ करती थी। देखिए, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती हैं, यानी कि दोस्तों बिल्कुल चतुर्भुज पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिले हैं और अनाज रखने का कोठार, कठोर मतलब यानी कि कोठरियाँ भी मिली हैं। और दोस्तों, विशाल स्नानागारों के संदर्भ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विशाल स्नानागार जो है, इनका साइज की अगर बात करें तो 11.88 मीटर तो लंबा है। अगर मैं बताना चाहूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 11.88 मीटर तो दोस्तों लंबा है। ओके दोस्तों, और 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। कितनी दोस्तों? 7.01 मीटर ये चौड़ा है आपका। अगर दोस्तों इसकी गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर। कौन सी दोस्तों? 2.43 मीटर ये गहरा है। ओके दोस्तों, ये हो गई स्नानागार के संदर्भ में बात। अगर अनाज रखने की कोठरियों की बात करें तो दोस्तों कोठरियों की ये कोठरी आपकी 45.71 यानी काफ़ी लंबी चौड़ी होगी दोस्तों। 45.71 मीटर लंबा है। कितना दोस्तों? 45.71 मीटर तो ये लंबा है। और दोस्तों 15.23 मीटर चौड़ा है। कितना दोस्तों? 15.23 मीटर का चौड़ा है। तो दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा ये कठोर यानी कोठरी है। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है। और दोस्तों इनके समय की जो मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। वहाँ ईंटों को दोस्तों सूर्य की ताप से पकाया जाता था। ओके दोस्तों, अब देखिए, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। बिल्कुल दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। और इसके साथ ही दोस्तों वहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि वहाँ पर जो नालियाँ हुआ करती थी, मोरियाँ हुआ करती थी, उनमें मेन होल भी बने हुए होते थे कचरा निकालने के लिए। ओके दोस्तों, जैसे आजकल वर्तमान में कचरा निकालने के लिए मेन होल बनाए जाते हैं। और देखिए, वहाँ के मकान में प्रांगण होता था, यानी आंगन होता था, और स्नानागार होता था नहाने के लिए। ओके दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में स्वास्थ्य और सफाई को अत्यधिक महत्व दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, ये डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि कांस्य युग की किसी भी दूसरी सभ्यता में स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए। कांस्य युग की किसी दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया था। तो यहाँ देखेंगे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे के सारे कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, मोहनजोदड़ो में EJH मैके के द्वारा अतिरिक्त खुदाई किस समय करवाई गई थी? अतिरिक्त खुदाई किस समय करवाई गई थी? 1800 यानी कि 1853 ईस्वी में करवाई गई थी, या 1921 ईस्वी में करवाई गई थी, या 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक करवाई गई थी, या 1931 ईस्वी में करवाई गई थी? तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, इन्होंने जो अतिरिक्त खुदाई करवाई थी 1926 से लेकर के 1931 ईस्वी तक करवाई थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की ओर। हड़प्पा सभ्यता स्थल की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताने के लिए कह रहा दोस्तों कृषि के संदर्भ में। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर, तो दोस्तों एक चीज बता देता हूँ, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वहां पर काफी बाढ़ आती थी, और बाढ़ को रोकने के लिए वो लोग ईंटों की चुनाई करते थे, जिसके अवशेष आज भी वहां पर मिलते हैं। ईंटों से बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास किया जाता था दोस्तों। और दोस्तों
वहाँ लोग क्या करते थे, जब बाढ़ उतर जाती थी, यानी कि बाढ़ नहीं आती, बाढ़ का पानी उतर जाता था धीरे धीरे, तो नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीजों को डाल दिया करते थे, बो दिया करते थे। और दोस्तों दोबारा बाढ़ आने से पहले, और दोस्तों जब अनाज या फसल उपज के तैयार हो जाती थी, तो अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल को काट लेते थे। ओके दोस्तों। और देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों उपजाते थे। और दोस्तों जो लोथल के लोग थे 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे। ओके दोस्तों, लोथल सभ्यता स्थल के लोग 1800 ईसा पूर्व में चावल उपजाते थे। और सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय मेसोपोटामिया के लोगों को जाता है। तो दोस्तों असत्य पूछ रहा है यहाँ पर, आपका असत्य यही है, क्योंकि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही जाता है, ना कि आपके मेसोपोटामिया के लोगों को। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों के जाता है, क्योंकि दोस्तों चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, क्या कहलाता था? यूनान के लोग क्या कहते थे? सिंडन, SINDON, सिंडन कहते थे। कौन कहता था दोस्तों? यूनान के लोग। क्यों कहते थे? क्योंकि सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी क्षेत्र में ही हुआ था, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है दोस्तों? सिंधु शब्द से निकला है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं? कुवड़ वाला सांड, कुत्ता और बिल्ली, अश्व, हाथी। तो दोस्तों कुवड़ वाले सांड के प्रमाण भी मिले हैं, कुत्ता और बिल्ली के प्रमाण भी मिले हैं, हाथी के प्रमाण भी मिले, परंतु दोस्तों अश्व के प्रमाण नहीं मिले हैं। और ये साबित नहीं हो पाया अभी तक कि वहाँ पर अश्व के अवशेष पाए गए हों। ओके दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हड़प्पा के जो लोग थे भैंस पालते थे, बैल, गाय, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। हड़प्पा क्षेत्र से हमें कुत्ता और बिल्ली के पैर के निशान मिले, और जो अश्व यानी कि घोड़े के स्पष्टतः प्रमाण नहीं मिले दोस्तों। ओके दोस्तों, हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, इसलिए दोस्तों अश्व के जो प्रमाण यानी कि पर्याप्त साक्ष्य न मिल पाने के कारण ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 14 क्या कहता है? किसी भी हड़प्पा स्थल पर निम्न में से क्या नहीं पाया गया है? स्नानागार, अन्नागार, मंदिर, अस्त्र या शस्त्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हड़प्पा स्थल पर आपके स्नानागार तो पाए गए हैं, अन्नागार भी पाए गए हैं, परंतु दोस्तों मंदिर किसी भी हड़प्पा संस्कृति स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर किसी भी स्थल पर आपके मंदिर नहीं पाए गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों किसी भी हड़प्पा संस्कृति स्थल पर अस्त्र और शस्त्र नहीं पाए गए। देखिए दोस्तों, मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, क्योंकि दोस्तों मिस्र और मेसोपोटामिया में तो मंदिर वगैरह पाए गए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता स्थल पर मंदिर नहीं पाए गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। और दोस्तों हड़प्पाई शासक जो थे उनका ध्यान विजय की ओर था, यानी जीतने की ओर था, और वो लोग वाणिज्यिक वर्ग से संबंधित थे दोस्तों। और हड़प्पा का शासन, ऐसा कह सकते हैं कि हड़प्पा का जो शासन था संबंधित यानी कि संभवतः वाणिक वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापारियों के हाथ में था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सिंधु घाटी के पुरुष देवता थे अग्नि या पुरंदर या पशुपति महादेव या नारायण। तो दोस्तों सिंधु घाटी में जो आपके पुरुष देवता देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं आपके पशुपति महादेव। देखिए दोस्तों, पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उनके सिर पर 3 सिंह हैं और योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाल के पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए दिखाया गया है। और उनके चारों ओर दोस्तों एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा है, और आसन के नीचे एक भैंसा है, और दोस्तों वो उस पर बैठे हुए हैं, और पैरों की तरफ उनके 2 हिरन हैं। ओके दोस्तों, और उन्हें जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है पशुपति महादेव जी का। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? हड़प्पा में एक मूर्तिकार में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया है, इसका नाम आइसिस था, जिनकी पूजा की जाती थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हड़प्पा में एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। उसे दोस्तों उर्वरा की देवी या मातृ देवी या दोस्तों पृथ्वी देवी कहा गया है, ना कि आइसिस। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, मिस्र के लोग नील नदी की देवी
पृथ्वी देवी एवं उर्वरा की देवी की पूजा करते थे। दोस्तों मिस्र के लोग जो थे वो आइसिस देवी की पूजा करते थे, ना कि वो उर्वरा की देवी की। दोस्तों जो हमारे हड़प्पा कल्चर के जो लोग थे वो लोग धरती से जो पौधे उगते थे उसे उर्वरा की देवी मानते थे, और मिस्र के पास जो नील नदी थी वो उर्वरा की क्षमता पैदा करती थी, उसके पास लोग बाग रहते थे, तो उन्होंने उस नदी को ही अपनी देवी मान लिया था, यानी कि आइसिस देवी के रूप में वो उसकी पूजा करते थे। ओके दोस्तों, और दोस्तों ईसा की 6ठी सदी और इसके बाद से ही दुर्गा जी और अम्बा, काली, चंडी आदि विविध मातृ देवियों को पुराणों और तंत्रों में आराध्य देवियों का स्थान मिला था। कब मिला था दोस्तों? ईसा मसीह के 6ठी शताब्दी और उसके बाद में। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों लिंग पूजा हड़प्पा काल में ही शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी जाने लगी थी। ओके दोस्तों, यहाँ पर अगर गलत की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा कथन गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो दोस्तों पहला और दूसरा कथन असत्य है, बाकी के सारे सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17वां, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? पीपल के पेड़ की। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिंधु घाटी के काल में वृक्षों की पूजा की जाती थी। वृक्षों में भी दोस्तों पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। एक सींग वाला जानवर यानी कि यूनिकॉर्न, दोस्तों एक सींग वाला जानवर यानी कि यूनिकॉर्न यानी कि एक गैंडा है, इसकी भी पूजा उस टाइम पर की जाती थी। कुवड़ वाले सांड का भी सम्मानीय स्थान प्राप्त था, परंतु दोस्तों खेतड़ी का वृक्ष था उसकी पूजा नहीं की जाती थी। देखिए दोस्तों सिंधु के क्षेत्र के लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। ओके दोस्तों, एक मोहर सील पर पीपल की डालों के बीच परिवारिजन जो पीपल की डालों के बीच एक देवता को विराजमान चित्र दिखाया गया है। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। दोस्तों वो वृक्ष आपका पीपल का था। और देखिए कई पशु मोहरों पर भी अंकित हैं। एक सींग वाला जानवर यानी गैंडा भी अंकित है दोस्तों। और दोस्तों सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष की, पशु की और मानवों के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु अपने इन देवताओं की पूजा के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे, जैसा कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में बनवाए जाते थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 18वां, देखिए हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लिपि के संदर्भ में विचार करने के लिए कह रहा है, प्राचीन मेसोपोटामियाई की सभ्यता की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। बिल्कुल दोस्तों, मेसोपोटामियाई लोगों की तरह उन्होंने अपनी लेखन कला का विकास किया था, उसी प्रकार हड़प्पा के लोगों ने भी लिखने की कला का या लिपि का विकास कर लिया था, परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना दोस्तों 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। ओके दोस्तों, देखिए पत्थर की मोहरों व अन्य वस्तुओं एवं हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं है दोस्तों जितने मिस्रवासियों के और मेसोपोटामियाई लोगों के अभिलेख हैं। और दोस्तों ये जितने भी अभिलेख मिले ये इनकी मोहरों पे मिले। ओके दोस्तों, और देखिए इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 चित्रकार यानी पिक्टोग्राफ यानी कि फोटो हैं दोस्तों, और चित्र के रूप में हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु को सूचित कर रहा है। हड़प्पा की जो लिपि है वर्णनात्मक नहीं है बल्कि दोस्तों चित्रलेखात्मक है। अगर एक शब्द में हड़प्पा की लिपि की बात की जाए तो हड़प्पा की लिपि को एक शब्द में हम कह सकते हैं भाव चित्रात्मक, यानी भावों को दर्शाने वाली, चित्रों के माध्यम से भावों को दर्शाने वाली शैली है, इसलिए हड़प्पा की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे के सारे कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19वां, देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय बांट यानी कि तोलने के काम में आते हैं। बांट के रूप में व्यवहार में लाई जाने वाली बहुत सी वस्तुएं पाई गई, परंतु तोल में किस संख्या और उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था? तो दोस्तों 15 एवं उसके आवर्तकों का होता था, 16 व उसके आवर्तकों का होता था, 17 या उसके आवर्तकों का, 18 या उसके आवर्तकों का। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी संख्या थी जिसका और उसके आवर्तकों का व्यवहार में प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में 16 और उसके आवर्तकों का व्यवहार में प्रयोग होता था। और 16 के आवर्तक तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 16 हो गया आपका, 64 हो गया, 160 हो गया, 320 हो गया, इस प्रकार 16 के आवर्तकों का प्रयोग किया जाता था। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं, हड़प्पाई लोग मापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मापने के लिए माट का, पत्थरों का, बांसों का, डंडे का। तो दोस्तों हड़प्पाई लोग मापने के लिए डंडों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे दोस्तों? डंडों का प्रयोग करते थे। दोस्तों हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ये यहाँ पर ऐसे डंडे पाए गए जिन पर माप के निशान बने हुए, इनमें एक डंडा कांसे का भी है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21वां, 1947 ईस्वी के बाद के काल में हड़प्पा सभ्य स्थल की खुदाई में कौन शामिल नहीं था? देखिए 1947 ईस्वी के बाद के काल में
हड़प्पा सभ्यता स्थल की खुदाई में कौन शामिल नहीं था? मार्टिमर हीलर, एस.आर. राव एवं बी के थापर, सूरजभान एवं एम के धावलीकर, आर.एस. बिष्ट एवं बी.वी. लाल। तो दोस्तों 1946 में मार्टिन हीलर ने खुदाई कार्य किया था, परंतु दोस्तों 1947 के बाद में आपके आर.एस. राव, बी के थापर, सूरजभान और एम के धावलकर और आर.एस. बिष्ट एवं बी.वी. लाल और दोस्तों जे.पी. जोशी तथा अन्य हड़प्पा संस्कृति और संबंधित स्थलों की खुदाई का कार्य कर रहे थे। ओके दोस्तों, आज जितने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल से बना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो वो दोस्तों डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने का रीज़न दोस्तों कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बता देना। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी आईएएस की, उनको हिंदी माध्यम में तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।